ये कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। जो कहानी का मेन विलन है उसने हमारी हीरोइन को मारा है, बहुत बार मारा और हमेशा मारा है, लेकिन इस बार थाला फॉर रीजन वो 7वीं बार जन्म लेती है और पता नहीं क्या होता है, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज हो जाती है। तो क्या इस बार भी वो उसे मार देगा या फिर कुछ अलग होने वाला है? हमें एक बहुत ही खतरनाक जगह के सीन को दिखाया जाता है जहाँ पे अभी खूब मार धार हुआ था एकदम खतरनाक तरीके से, और यहाँ पे एक बंदा रहता है जिसका नाम आर्नोल्ड था और उसी ने एकदम जंग शुरू कर दी रहती है और सभी लोग को वो मारते हुए आगे बढ़ रहा होता है और बहुत ही ज्यादा बैडस कैरेक्टर देखने में लग रहा होता है ये आर्नोल्ड। जो भी इसके सामने में आता है सभी मारा जाता है। तो यहाँ पे एक लड़की भी रहती है, ये पिंक बाल वाली, और ये यहाँ की मेन रहती है। तो ये आर्नोल्ड जो रहता है इसे ही मारने के लिए आ रहा होता है और वो जानती थी कि ये आर्नोल्ड बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है क्योंकि ये एक प्रिंस है। लेकिन देख सकते हैं फिर भी इसमें जोश कितना ज़्यादा रहता है, इतने सारे लोगों को भाई ये अकेले ही निपटा दे रहा होता है एकदम खतरनाक तरीके से। अब यहाँ पे जब वो हमला करती है तो क्या होता है कि उसकी स्वॉर्ड टूट जाती है। अब आर्नोल्ड के ऊपर कोई और हमला करता है तो यहाँ पे इसे एक मौका दिखता है, तो ये जाती है हमला करने के लिए, मगर ज़्यादा कुछ होता नहीं है और हमें पता लगता है कि यहाँ पे इसकी मौत हो चुकी रहती है। तो अब ये सोच रही होती है कि मैंने ये ज़िंदगी तो जी ली, पता नहीं अब आगे क्या होने वाला है। और फिर से हम देखते हैं कि यहाँ पे टाइम लूप को, और ये पहुंच जाती है जहाँ पे एक प्रिंस कह रहा होता है कि मैंने तुमसे एंगेजमेंट तोड़ दी है, तुम बहुत ज़्यादा दुखी होगी ना, क्यों, है ना। इसका नाम ऋषि रहता है। तो असल में ये पहली बार नहीं हो रहा था, ये 7वीं बार हो रहा था, थाला फॉर रीजन हो रहा था, समझे। और ये सोच रही थी कि हमेशा ऐसा ही होता है, हमेशा यहीं से शुरुआत होती है, पता नहीं ऐसा क्यों होता है, मगर इस बार मुझे क्या घंटा फर्क पड़ने वाला है, ये तो 7वीं बार है और अब ये जारी होती है क्योंकि इसे अपनी एक नई जिंदगी और बढ़िया जिंदगी शुरू करनी है। इसने पहले भी 6 जिंदगी ऐसे ही गंवाई रहती है लड़ाई में, मगर अब ये एक और नई जिंदगी को जीने जा रही होती है। तो हमें पास्ट का पहला जिंदगी दिखाया जाता है, ठीक है, जब ये पहली बार थी और जब पहली बार प्रिंस ने इसके साथ सगाई तोड़ी थी तब इसे काफ़ी ज़्यादा बुरा लगा था कि मतलब आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, जो होता है ना कि इमोशनल वाला, कि मतलब क्यों ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन जो प्रिंस है वो बहुत ही बेकार इंसान है भाई, उसे सिर्फ चाहिए कि हाँ लोग मेरे आगे पीछे गिरे, लेकिन उसने इसे कह दिया कि तुम मेरे लायक बिल्कुल भी नहीं हो। और इसके मदर फादर भी इसे एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, कह रहे थे तुम किसी काम की नहीं हो ऋषि, तुम चले जाओ यहाँ से। अब इसके मदर फादर भी इसे एक्सेप्ट नहीं कर रहे होते हैं, तो ये ऐसे ही जा रही होती और सोचती कि अब मैं क्या करूँ। तो आगे चलते चलते इसे दिखाई देते हैं मर्चेंट्स, ठीक है, और लेकिन वो थोड़े गुंडे टाइप के लग रहे होते हैं, मगर वो मर्चेंट्स ही रहते हैं। और वो कहता है कि हम लोग दूसरे कंट्री में जा रहे हैं, अगर तुम चाहो तो हमारे साथ आ सकती हो, वहाँ पे तुम चल सकती हो। तो वो देख के समझ गई रहती है और सोचती कि क्या मैं एक मर्चेंट बन जाऊं। लेकिन वो जो मर्चेंट रहता है वहां पर वो देखता है इसके कपड़ों के ऊपर और इसके अंगूठी के ऊपर, और वो समझ चुका रहता है कि ये पक्का किसी रॉयल फैमिली से बिलोंग करती है, मगर ये ऐसे भाग के क्यों आई है कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्योंकि रॉयल फैमिली वाले बंदे तब वो बोलता है कि तुम एक रॉयल फैमिली से बिलोंग करती हो, क्यों, है ना। तो वो बताती है कि हाँ मैं एक रॉयल फैमिली से बिलोंग करती हूँ, और फिर अपनी कहानी भी उन लोगों को बताना शुरू कर देती है कि कैसे कैसे उसके साथ क्या हुआ, इंगेजमेंट टूट गई और अब ये यहाँ पर है, इसके पास ना कोई घर है, इसके माता पिता ने भी इसे छोड़ दिया है। तो वो कहता है कि तुम हमारे साथ चलो, तुम्हारे पास ये बढ़िया मौका है। ऋषि को समझ में नहीं आता है, तो वो कहती है कि आप ये अंगूठी लेंगी मेरे। तो वो कहता है कि नहीं नहीं, तुम बस चलो हमारे साथ में। और फिर वो उसे बताता है कि देखो अभी तुम्हारे पास एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है, ना ही तुम्हारा कोई है, ना ही तुम्हें किसी से मतलब है, तो तुम एक काम क्यों नहीं करती हो, तुम हमारी तरह मर्चेंट बन जाओ, ठीक है। और ये ऋषि की पहली लाइफ होती है, पहली लाइफ के बारे में हमें बताया जा रहा होता है। और ये सोच रही होती है कि हाँ चलो देखती हूँ कि आखिर मेरी डेस्टिनी में मेरे लिए क्या लिखा हुआ है, क्योंकि मर्चेंट बनना भी एक बहुत ही मतलब अच्छा बात है, और ये लोग बहुत ही अमीर मर्चेंट रहते हैं, ठीक है, कोई नॉर्मल वाले नहीं रहते काफ़ी ज़्यादा। और सोच रही होती है कि अब तो मैं बिल्कुल फ्री हूँ तो चलो मर्चेंट ही बन जाती हूँ। तो ऋषि का जो मर्चेंट वाला काम रहता है वो बहुत ही बढ़िया चल रहा होता है, मतलब इसे ज़्यादा दिन नहीं लगते और ये बहुत ही अच्छी मर्चेंट यहाँ पर बन गई रहती है, मगर एक लड़ाई के दौरान में उसकी मौत हो जाती है। फिर से अब पहुँचती है, फिर से टाइम ट्रेवल होता है, फिर से एक नई जिंदगी, यहाँ वापस से वही शुरू होता है। वो प्रिंस उससे एंगेजमेंट तोड़ लेता है, मगर ऋषि को इस बार बिल्कुल घंटा फर्क नहीं पड़ता है, थोड़ा सा पड़ता है मगर उतना ज़्यादा नहीं पड़ता है। सोचती है कि क्या ये सच है, ये सपना, ये सच है, चलो फिर से चलती हूँ। इस बार मैं घर से ज़्यादा सामान उठा लूंगी ताकि जो मर्चेंट है मैं और तेज़ी के साथ बन सकूँ और ज़्यादा बड़ी मर्चेंट बन सकूँ। लेकिन क्या होता है कि इस बार उसने घर से सामान उठाया था तो इसे आने में थोड़ी सी देरी हो गई थी और वो लोग उस वक्त तक निकल चुके रहते। तो ये सोच रही थी कि और तेरी कि अब मैं मर्चेंट नहीं बन पाऊंगी, तो अब आखिर मुझे क्या करना चाहिए। और ये इसी चीज़ में एकदम खोई हुई रहती है। तो इसे अपनी दादी की एक डायरी मिलती है जिसमें लिखा हुआ था दवाइयों के बारे में। तो सोचती है कि इस बार मैं अलग तरीके से पैसे कमाऊंगी और इस बार ये मेडिसिन बनाती है, ठीक है, और मेडिसिन बेचती है। बिल्कुल जो मर्चेंट वाला सीन था ना वही सीन हुआ, इसमें ये बहुत बड़ी डॉक्टर बन जाती है, ठीक है। लेकिन फिर से लड़ाई में मौत हो जाती है, सेम सेम हो रहा था, ठीक है। और फिर एक नई जिंदगी वापस से वहीं से शुरू हुई। ऋषि को घंटा फर्क नहीं पड़ता है, इस बार वो अलग जाती है, मतलब इस बार वो थोड़ा साइंटिस्ट वाला काम करती है। ऐसे करते करते
इसके जो लाइफ है वो चलते जा रहा होता है, ठीक है, तीसरी बार चौथी बार, लेकिन लगातार हमेशा लड़ाई में ही मौत होती है। और आपको पता है ना लड़ाई कौन शुरू करता है, बार बार एक ही बंदा, और ये प्रेजेंट की लाइफ होती है, ठीक है। और सोच रही होती है कि चलो अब मैं चलती हूँ, देखती हूँ कि थाला फॉर रीजन वाली जिंदगी में आखिर क्या है। मैं इस बार सीधे सीधे नहीं जाऊंगी, इस बार मैं काम करूंगी कि मैं खिड़की से निकल जाऊंगी, क्योंकि खिड़की से शॉर्टकट पड़ता है तो वो ज्यादा बढ़िया रहेगा। हालांकि वो जाती है तो जाके किसी बंदे से टकरा जाती है, और जब वो देखती है तो देख के हैरान हो जाती है कि अरे ये तो आर्नोल्ड है। और वो उसे कहती है कि मैजेस्टी आर्नोल्ड प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। आर्नोल्ड सुन के हैरान होता है और कहता है मैं पहली बार इस शहर में आया हूँ, तुमने मुझे आखिरकार कैसे पहचाना। तो वो कहती है कि मेरा नाम है ऋषि, और मुझे माफ कर दीजिए, मैं गलती से आपसे टकराई गई, क्योंकि आर्नोल्ड बहुत ही खतरनाक व्यक्ति था, ठीक है। और वो बताता है कि मैं कोई मैजेस्टी नहीं हूँ, मैं अभी भी प्रिंस हूँ, क्योंकि मेरे फादर अभी भी जिंदा है, ठीक है। वैसे तुम आखिर इतनी तेजी में आखिर जा कहाँ रही थी, और मैं बता दूं कि मैं प्रिंस हूँ, मुझे मैजेस्टी मत बुलाओ। तो वो बताती है कि जी मुझे आप इसके लिए माफ़ कर दीजिएगा अगर मैंने कुछ बुरा बोला हो तो, मेरी इंगेजमेंट टूट गई है, इसीलिए मैं अभी बहुत ही ज़्यादा जल्दी में हूँ, मैं आपसे माफ़ी चाहती हूँ अगर मैंने आपको कुछ गलत बोल दिया हो तो। और ये कहने के बाद वो जाने लगती है। अर्नोल्ड देख रहा होता है कि यार ये क्या, लेकिन अर्नोल्ड ये चीज़ देख के एकदम हैरान हो जाता है कि भाई इतनी ऊपर से कूद कैसे गई, मतलब ये कूद गई भाई, जूता उतार के कूद जाती है, सिंड्रेला जैसा ही, ठीक है, वैसा वाला। और फिर वो जाने लगती है, और यहाँ ये सोच रहा होता है कि बहुत इंटरेस्टिंग है। तब इसका दोस्त आता है, तब ये कहता है कि चलो घोड़ा गाड़ी जल्दी निकालो, हमें कहीं पे जाना है। अर्नोल्ड को पहली बार किसी लड़की के ऊपर इंटरेस्ट आ गया था, वो भी बहुत ही भयंकर तरीके से। आगे हमें ऋषि को दिखाया जाता है, जब वो घर पहुंचती है तो देखती है इतने सारे लोग यहाँ पे क्यों जमा हुए। तो वो जो प्रिंस रहता है वो यहीं पे रहता है, और कहता है कि वो मैं जानता हूँ तुम्हें काफी बुरा लगा होगा, तुम काफी बेइज्जत महसूस कर रही होगी क्योंकि मैंने अपनी इंगेजमेंट तोड़ दी, क्यों, है ना। लेकिन तुम बिल्कुल भी टेंशन मत करो, अगर तुम मुझसे माफी मांगोगी तो मैं शादी कर लूंगा तुमसे, कोई ऐसा बिल्कुल वैसा वाला बात बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन ये सोच रही होती है कि ये बेवकूफ प्रिंस समझता गया अपने आप को, इसे लगता है कि मैं इससे शादी करूंगी, मैं इसे बिल्कुल भी शादी नहीं करने वाली हूँ। और ये यहाँ पे इसे एकदम बोलते जा रहा होता है कि क्या कहती हो, हाँ तुम अगर चाहो मेरे सामने गिड़गिड़ाओ तो मैं तुमसे शादी जरूर कर लूंगा। लेकिन ये चीज वो साफ साफ बोल देती है कि देख तू, मेरा तुमसे कोई भी इरादा नहीं है शादी वादी करने का, ठीक है। और जब वो ऐसा बोलती है तो सभी लोगों को ऐसा लगता है कि प्रिंस ने ऋषि को नहीं छोड़ा है, बल्कि ऋषि ने ही प्रिंस को छोड़ा है, और इसीलिए इंगेजमेंट टूट गई है। अब ये बात सुनने के बाद तो सभी लोग एकदम जोर जोर से हंसने लगते हैं। यहाँ पे प्रिंस का एकदम भद्दा मजाक उड़ चुका रहता है, और प्रिंस कह रहा होता है कि मैं तुम्हें एक आखिरी मौका दे रहा हूँ, तुम क्या करना चाहती हो, शादी करना चाहती हो या फिर नहीं। तब तक प्रिंस की एक और फियोंसे वहां पे आ चुकी रहती है। प्रिंस कहता है कि तुम्हारी वजह से मेरी फियोंसे रो रही है, ठीक है, तुम्हें इससे माफी मांगनी चाहिए। लेकिन ऋषि बिल्कुल भी माफी नहीं मांगने वाली थी। वो कह रही थी कि देखो मेरा तुमसे कुछ लेना देना नहीं है, ठीक है, तू अपना काम कर, प्रिंस होगा तू अपने घर का, लेकिन मेरा नहीं, ठीक है। और यही बात वो उसके फियोंसे को भी बता रही होती है कि अपनी मर्जी से जिंदगी जियो, अपने शर्त पे जिंदगी जियो, किसी के अंडर में आके नहीं जीने का, ठीक है। और वैसे ही तुम्हें पता है तुम्हारी और इस प्रिंस की शादी क्यों हुई है, क्योंकि दोनों कंट्रीज एक दूसरे से समझौता करना चाहते हैं, वरना ये प्रिंस इतना ज्यादा ठरकी है कि ये सबसे ही शादी कर लेगा। और ये सुनने के बाद तो भाई प्रिंस जमीन पे ही गिर जाता है। और मारी कह रही होती है कि तुम्हें मेरे हस्बैंड के बारे में ऐसा नहीं कहना चाहिए, लेकिन ऋषि कहती है कि देखो मारी, तुम्हें अपनी जिंदगी अपनी शर्तों पे जीनी चाहिए, ठीक है, तुम इसके बारे में मत सोचो। मैं देख के बता सकती हूँ कि तुम फ्यूचर में बहुत ज्यादा निराश होने वाली हो, अगर तुम अभी से ही इसके कंट्रोल में रहोगी, या फिर तुम अभी से ही अपना फैसला नहीं ले पाओगी तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी तुम्हें फ्यूचर में आके, इसलिए मैं चाहती हूँ। और यहाँ पे मारी सब समझ भी रही होती है। तब ये यहाँ से जाने लगती है, लेकिन कोई पीछे यहाँ पे इसके आ चुका रहता है और कहता है कि मैडम ऋषि, क्या आपके पास 1 मिनट टाइम होगा मुझसे बात करने के लिए। तो इसे एकदम ऐसा लग रहा होता है कि वही जो प्रिंस है वही आ गया है, तो ये तुरंत ही अपनी जो स्वॉर्ड रहती है उसे निकालती है और हमला करती है। मगर ये तो आर्नोल्ड रहता है और उसने ब्लॉक किया रहता है। भाई आर्नोल्ड बहुत ही खतरनाक प्लेयर रहता है, ठीक है, तो इसने ब्लॉक कर लिया था, इसमें कोई बड़ी बात नहीं रहती है। और ये देख के ऋषि हैरान हो गई थी कि आखिर ये क्या कर रहा है यहाँ पे आर्नोल्ड। और फिर वो उससे माफी मांगती है, तो वो कहता है कि तुमने ये स्वॉर्ड फाइटिंग कहाँ से सीखी, बहुत ही अच्छी है। ऋषि कहती है कि मैं तुम्हें नहीं बताने वाली हूँ कि आखिर मैंने ये कहाँ से सीखी है, ठीक है, और मेरा काम है तो मुझे यहाँ से जाना है। तो वो लोग बुराई करने लगते हैं आर्नोल्ड के बारे में कि ये बंदा कौन है। तब ये कहती है कि ये आर्नोल्ड है और ये प्रिंस है। तब सबको पता लगता है कि भाई आर्नोल्ड है ये, क्योंकि आर्नोल्ड का नाम सुन के सबके फटके हाथ में आ जाती है। सब जानते थे कि आर्नोल्ड कितना ज्यादा खूंखार है और कितना ज्यादा ताकतवर है। किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि भाई आर्नोल्ड यहाँ पे आया है, मतलब इस जगह पे आर्नोल्ड आया है, आखिर वो क्या करना चाहता है। ऋषि सोच रही होती कि इसी बंदे के कारण मैं अपनी पिछली जिंदगी में मर गई थी और यही हमेशा वॉर शुरू करता है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर ये यहाँ पे क्या कर रहा है। मुझे जल्द से जल्द यहाँ से निकलना पड़ेगा। इस बार मैं ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहती हूँ जिसकी वजह से मेरी मौत हो जाए। मैं अपनी ज़िंदगी चेंज करूंगी। लेकिन जो आर्नोल्ड रहता है वो कहता है मैं आपका वक्त चाहता हूँ, लेकिन मैं आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, क्या आप मुझसे शादी करना चाहेंगे। अब यहाँ पे वो सीधे उसे प्रपोज कर देता है इतने सारे लोगों के सामने। ऋषि के भी एकदम होश उड़ जाते हैं, उसे कुछ समझ में नहीं आता है कि आखिर वो करे तो करे क्या। मतलब
जिस बंदे के कारण पिछली जिंदगी में मौत हुई थी और हो भी सकती है इस जिंदगी में, अब वही प्रपोज। सभी लोग यहाँ पे चौंके हुए रहते हैं, मगर जो ऋषि रहती है वो सबसे ज्यादा चौंकी हुई थी और कहती है कि नहीं, मैं तुमसे शादी नहीं करने वाली हूँ, मैं तुम्हारा प्रपोजल बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करूंगी। हालांकि ये सुन के सभी लोग हैरान हो जाते हैं कि भाई इसने आर्नोल्ड को मना कर दिया। इतनी देर में किंग भागते हुए वहां पे आते हैं और अपने बेटे का सर पकड़ते हैं और उसका सर जमीन से दे मारते हैं और कहते हैं कि आर्नोल्ड सामा, हमें प्लीज माफ कर दीजिए। अगर हमारी तरफ से कुछ भी गलती हो गई हो तो हमें माफ कर दीजिए, क्योंकि आर्नोल्ड एक बहुत ही बड़े साम्राज्य का प्रिंस रहता है, इसलिए सब लोग उससे डरते हैं और सब जानते हैं कि उसकी फाइटिंग पावर कितनी ज्यादा है। तो आर्नोल्ड उनसे कहता है कि देखिए, अगर आप चाहें तो आपके देश और हमारे देश के बीच में संबंध अच्छे बन सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको पहले मिस ऋषि को मनाना पड़ेगा, ये अब आपके हाथों में है। तो महाराज ऋषि से कहते हैं कि प्लीज आप इनकी बात मान लीजिए। अब ना चाहते हुए भी उसे टेबल पे आना पड़ता है। वो पूछती कि आखिर क्या बात है, तब वो कहता है कि मुझे तुमसे प्यार हो गया। लेकिन वो कहती है कि ऐसे कैसे। वो कहता है कि ऐसे कैसे, जैसे भी, लेकिन मैं तुम्हें अब अपने साथ लेके जाना चाहता हूँ, जैसे भी तुम मानो, ठीक है। तब वो कहती है कि ठीक है, अगर तुम मुझे अपने साथ लेके जाना चाहते हो तो मैं चलूंगी, लेकिन मेरी भी कुछ शर्तें हैं, तुम्हें माननी पड़ेगी। तो वो कहता है जो तुम चाहोगी मैं वो सब लाके तुम्हें दूंगा। तब ऋषि बताती है कि ठीक है, शादी के बाद मैं तुम्हारे पेरेंट्स के साथ नहीं रहने वाली हूँ, और शादी का जितना भी सामान रहेगा तुम हमारी कंपनी से खरीदोगे। जो भी मेरा मन करेगा मैं महल में वो करूंगी, जहां जाने का मन करेगा, जहां जो करने का मन करेगा मैं वही करने वाली हूँ, तुम कोई नहीं होगे मुझे रोकने टोकने वाले। तो यहाँ पे वो डायरेक्ट बोल देता है आर्नोल्ड की हाँ हाँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तुम्हारा जैसा मन करे, जहां जाने का मन करे, जो करने का मन करे, तुम वो सब चीज कर सकती हो, मैं तुम्हें बिल्कुल भी रोकने वाला नहीं हूँ। ये सब सुन के ऋषि एकदम हैरान तो हो गई थी, मगर ये सब ऋषि का एक प्लान ही रहता है। और वो सोच रही थी कि आखिर ये इतनी आसानी से मान कैसे गया, मतलब इतनी आसानी से तो ये बिल्कुल भी नहीं मानने वाला था और आगे चल के मेरी फ्यूचर की जिंदगी भी ये खराब करने वाला था। लेकिन खैर छोड़ो, अब ये सारी बातें मान चुका है तो ये सादा मैटर नहीं करता है। लेकिन अर्नोल्ड कहता है कि ठीक है चलो, अब हमारे चलने का यहाँ से वक्त हो चुका है। तो अब एक नए एडवेंचर पे हमारी ऋषि निकल चुकी रहती है और ये एडवेंचर बहुत दूर का होने वाला था। तो ये दिन रात सो नहीं रही होती है, क्योंकि इसने कहा रहता है अर्नोल्ड को कि तुम मुझे टच नहीं करोगे, ठीक है, और वो टच करेगा तो ये उससे शादी नहीं करने वाली। और एक दिन ही ऐसी ही सो गई रहती है, इसकी आंख खुलती है, अर्नोल्ड इसे टच करने आ रहा था, लेकिन वो कहता है कि अरे तुम मेरी स्वॉर्ड अपने हाथ में लेके सो गई थी, ठीक है, मैं तुम्हें टच नहीं करने वाला था, बस अपनी स्वॉर्ड लेने वाला था। तो जैसे वो देखती कि अरे ये क्या, मेरी, मुझे माफ कर देना यार, मैंने ये सब। लेकिन वो कहता है कि अच्छा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मुझे लगता है तुमने काफी अच्छी ट्रेनिंग की है, क्योंकि तुम्हें मेरे प्रेजेंस का एहसास हो गया था। वो कहती कि हाँ मैंने बहुत ही अच्छी ट्रेनिंग की है, लेकिन मैं तुम्हें नहीं बताने वाली हूँ कि आखिर ये ट्रेनिंग मैंने कहाँ से की है। फिर वो बोलता है जैसा कि हमारे बीच में तय हुआ था, मैंने सारे जो भी सामान था वो तुम्हारी कंपनी से खरीद लिया और आजकल तुम्हारा कंपनी मतलब कुछ ज़्यादा ही ग्रो कर रहा है। वैसे यही सब तो ये चाहती थी। आगे हमें दिखाया जाता है कि इनके कैरेज के ऊपर हमला हो चुका है। तो अर्नोल्ड कहता है कि तुम यहीं पे रहना, मैं अभी आता हूँ, और वो उसे लॉक कर देता है भाई अंदर में। लेकिन ये लॉक नहीं रहने वाली थी, ये पिन से खोल लेती है भाई बहुत ही आसानी से। लेकिन जब तक ये बाहर निकलती है, जब तक इसका बाहर निकलने का टाइम होता है, तब तक वो देखती है कि अर्नोल्ड ने तो सभी बंदों को मार दिया था, और उसका ये रूप देख के वो एकदम डर गई रहती है कि भाई ये क्या हो रहा है। अर्नोल्ड इतनी बेरहमी से बंदों को मार रहा था, लेकिन एक बात रुको, वो किसी को जान से नहीं मार रहा था, वो बस उन सभी लोगों को नुकसान पहुंचा रहा था, हल्का सा चोट दे रहा था, खरोच दे रहा था। इसका मतलब वो जान से नहीं मारना चाहता था, इतना ही बुरा नहीं रहता है। मगर यहाँ पे उसके कुछ सैनिक घायल हो गए थे, और फिर वो डैगर के पास जाके देखती है तो पता लगता है कि उसमें तो जहर रहता है, और अगर ट्रीटमेंट नहीं हुआ तो ये सैनिक मारे जाएंगे। इन्हें अभी भी पहुंचने में 2 दिन लगने वाले थे, और सोच रहे होते कि कहाँ से हम लोग वैद्य बुलाएं, आखिर क्या किया जाए, पास वाले गांव से बुलाया जाए क्या, लेकिन वो भी दूर है। तब ऋषि कहती है कि मैं बना सकती हूँ मेडिसिन। ये सुन के सभी हैरान हो जाते हैं, क्योंकि इसे पहले से नॉलेज रहती है अपनी पिछली ज़िंदगी की, क्योंकि इसने बहुत सारा नॉलेज गेन किया रहता है। तो ये यहाँ पर मेडिसिन बना तो लेती है, मगर सब लोग इसे बहुत ही अजीब तरीके से देख रहे होते हैं। तो ऋषि को ऐसा लगता है कि कोई इस पे भरोसा नहीं कर रहा है। जाहिर सी बात है, कोई भरोसा कैसे कर सकता है भाई। तो उसके बाद वो तुरंत ही डैगर को उठाती है और अपने आप को काट लेती है। वो अर्नोल्ड रोकने के लिए आता है, लेकिन वो नहीं कर पाता। अब यहाँ पे ये लगा लेती है और कहती है कि देखो तुम्हारे पास 2 ही ऑप्शन है, या तो ये मेडिसिन लगाओ या तुम मारे जाओ। और यही वो लोग लगा रहे होते हैं, ठीक है। इसके अलावा उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं रहता है। और ये तो यहाँ पे अपना आराम से पत्ता उठा रही होती है। उतनी देर में अर्नोल्ड आता है, कहता है कि वाह, मानना पड़ेगा यार, तुम मतलब कैसे निकल गई थी वहां से। तब बताती है कि मैं, ये भी एक सीक्रेट है, क्योंकि अपनी पिछली ज़िंदगी में ये मेड भी थी, तो इसने बहुत कुछ किया है भाई, मेड वाला काम भी बहुत अच्छी तरीके से किया है। और फिर बता रहा होता है कि मेरे जो सैनिक है उन्होंने अपने आप को बहुत ही अच्छी तरीके से ट्रेन किया है, उन्हें हर तरीके की ट्रेनिंग मिली है, जो कुछ भी हो वो सब बहुत ज़्यादा मेहनती है, बहुत ज़्यादा काम करते हैं, ठीक है। और तुमने आज उन सभी लोगों की जान बचाई है, इसके लिए मैं दिल से तुम्हें शुक्रिया कहना चाहता हूँ। और वो उसके सामने झुक जाता है। वो कहती है कि इतना करने का जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। तो फिर आगे सोच रही होती कि यार ये वही पर्सन है क्या जो कि फ्यूचर में लड़ाई करवाने वाला है, हमेशा यही लड़ाई करवाता है। और फिर बोलने लगता है कि आगे तुम्हारे पास इतना सारा नॉलेज है और ये सारी चीज़ें,
मतलब तुम तो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल हो। लेकिन ऋषि कह रही होती है कि ना, इसमें कुछ भी ऐसी बड़ी बात बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। और वो कहती है कि आखिर ये सभी लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे थे। तब वो बताता है कि मैंने बोला है कि तुम्हारी एंगेजमेंट टूट गई है तो सब लोग तुम्हें घिन वाली नज़रों से देख रहे हैं, क्योंकि लगता है उन्हें कि तुम में कुछ खराबी है। लेकिन मैंने अपने फादर को ये बोला है कि मैं किसी लड़की को पसंद करता हूँ, उसकी एंगेजमेंट हो रही थी तो मैं उसे उठा के ला रहा हूँ, मतलब किडनैप करके ला रहा हूँ, ठीक है, वैसा वाला कुछ सीन रहता है। तो वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है, कह रही होती है कि भाई ये तो और भी अच्छी बात है, मुझे प्रिंसेस की तरह नहीं रहना पड़ेगा, मतलब तुम लोग मुझे बिल्कुल एक किसी घर आए मेहमान की तरह ट्रीट करने वाले हो। तो वो कहता है कि हाँ। उसके बाद अब ये लोग आ चुके रहते हैं यहाँ महल में, और देख सकते हैं भाई ये जो शहर रहता है बहुत ज़्यादा बड़ा रहता है, बहुत विशाल का शहर रहता है हमारे अर्नोल्ड का, और सभी लोग उसका स्वागत भी कर रहे होते हैं, प्रिंस जो रहता है। हालांकि आगे कुछ दिक्कत हो गई थी तो वो कह रहे होते हैं कि अभी हम लोग तुम्हें महल में नहीं रख सकते, हमें तुम्हें गेस्ट रूम में ही रखना पड़ेगा। तो ये सुन के तो वो और भी ज़्यादा खुश हो जाती, कहती कि ये तो और भी ज़्यादा अच्छी बात है। मतलब अर्नोल्ड समझ नहीं पा रहा था कि आखिर ये ऋषि इतने ज़्यादा खुश क्यों हो रही है, मतलब लड़कियों को प्रिंसेस वाला ट्रीटमेंट मिलता है तब ना खुश होगी, और इसे तो भाई नौकरों वाला ट्रीटमेंट दिया जा रहा है, तभी इतनी ज़्यादा खुश क्यों है। हालांकि इसे साइड में रहने के लिए एक रूम दिया रहता है, लेकिन बहुत बड़ा रहता है। यहाँ पे कुछ नौकर भी आ चुके रहते हैं, मतलब सैनिक आए रहते हैं। वो कहते हैं कि मैडम हमें बोला गया है कि हम आपकी मदद करते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि नहीं, मुझे तुम्हारी मदद की कोई भी जरूरत नहीं है। तब वो लोग कहते हैं कि अरे मैडम कुछ तो बोलिए, कम से कम हम लोग ये फर्नीचर हटाने में आपकी मदद कर सकते हैं। तो वो लोग तो फर्नीचर हटा रहे होते हैं और यहाँ पे ये काम कर रही होती है। असल में जो अर्नोल्ड है वो आगे चलकर युद्ध स्टार्ट कर सकता है, इसलिए इसने अर्नोल्ड से कहा था कि वो इसके पेरेंट्स के साथ नहीं रहना चाहती, क्योंकि युद्ध कम होगा। लेकिन तब तक देखती है कि यहाँ पे कुछ मेट्स मिलकर एक मेड को परेशान कर रही होती है और उसे कह रही होती है कि हम लोग अर्नोल्ड सामा के मेट्स हैं, तुम्हें अच्छे से काम करना चाहिए। उतनी देर में ऋषि आ जाती है उसे बचाने के लिए और बोल रही होती है कि आज आज तुम लोग ज़्यादा कपड़े मत धोना क्योंकि आज बारिश होने वाली है। तो वो कहती है कि तुम्हें कैसे पता कि बारिश होने वाली है। तो वो बताती क्योंकि चिड़िया उड़ रही है और हवा का व्यवहार इस तरह से है, इसलिए मैं कह सकती हूँ कि आज बारिश आने वाली है। लेकिन ये सारी मेड्स सोच रही होती है कि पता नहीं ये पागल लड़की कौन है, क्योंकि इन्हें ऋषि के बारे में बिल्कुल नहीं पता रहता है और ये भी नहीं पता रहता है कि आखिर अर्नोल्ड इसे लेके आया है, क्योंकि वो तुरंत ही आया रहता है और किसी को इसके बारे में भनक तक नहीं लगी रहती है। तो इन मेट्स को गुस्सा आ रहा होता है कि पता नहीं ये नई वाली मेट समझती क्या अपने आप को। यही कहने के बाद वो तो चली जाती है, लेकिन फिर हम देखते हैं कि इस मेट का कपड़ा यहाँ पे गंदा हो गया रहता है। तो जो हमारी ऋषि रहती है कहती है कि चलो इसे साफ कर लेते हैं, बारिश होने से पहले हमें इसे साफ कर लेना चाहिए वरना ये और भी ज़्यादा गंदा हो जाएगा। और भविष्यवाणी इसकी सही रहती है कि बारिश हो जाता है, शाम में बहुत तेज़ बारिश हुई रहती है। आगे हमें दिखाया जाता है कि ये सोच रही थी कि मेरा हमेशा से यहाँ पे आने का सपना था, मतलब मैं इस जगह पे आना चाहती थी लेकिन कभी भी अपनी कोई भी ज़िंदगी में मैं यहाँ पे आ नहीं पाई। लेकिन आज आज मेरा वो सपना पूरा हो गया, मैं यहाँ पे आ गई। पहले मैंने मर्चेंट ज्वाइन किया, फिर क्या क्या नहीं ज्वाइन किया, बहुत सारी चीज़ें मुझे सीखने को मिली और फाइनली आज मेरा सपना पूरा हो गया। लेकिन यहाँ पे पहले से ही कोई रहता है। और ऋषि कहती है कि तुम्हें ऐसे छुप छुप के मुझे नहीं देखना चाहिए, ये सब बहुत बेकार है और तुम्हें मीटिंग से भाग के नहीं आना चाहिए था। तब अर्नोल्ड कहता है कि तुम मुझे हमेशा सरप्राइज कर देती हो, मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा है कि आखिर तुम मेरी प्रेजेंस को कैसे महसूस कर सकती हो। तब वो बताती है कि तुम्हारी प्रेजेंस को महसूस करना तो बहुत ज़्यादा आसान है, क्योंकि तुम्हारा जो ऑरा है वो थोड़ा सा भारी टाइप का है और नेगेटिव टाइप का भी है। वैसे वो सब क्या है, वो हॉस्पिटल देखो, वो सारी चीज़ें दिखा रही होती है और बोल रही होती है कि ये सारी चीज़ें कितनी ज़्यादा खूबसूरत है ना। लेकिन अर्नोल्ड को लग रहा होता है क्या बेतुकी बात है, मतलब ये बेकार सा चीज़ किसको खूबसूरत लग सकता है। मगर वो बताती है कि मैं यहाँ पे बहुत दिन से आना चाहती थी, बहुत लंबे समय से, और तुम देखो कितनी प्यारी सी जगह पे पैदा हुए, मतलब ये कितना ज़्यादा अच्छा है, मज़ा आ रहा है मुझे ये सारी चीज़ें देख के। तो वो कहता है कि तुम्हारे पास सब चीज़ है यार, तुम्हारे पास नॉलेज है, स्ट्रेंथ है, ब्यूटी विद ब्रेन हो, तुम एकदम परफेक्ट कॉम्बिनेशन हो, मतलब तुम कहाँ थी इतने दिनों तक जो तुम मुझे कभी मिली ही नहीं। ये सारी बात सुनने के बाद ऋषि को एक चीज़ याद आ जाती है अभी पास्ट की, कि इसकी मम्मी से कभी पढ़ाई नहीं करने देती थी, ना ही कुछ करने देती थी। वो कहती थी सिर्फ घर का काम करो, क्योंकि एक अच्छी हाउस वाइफ सिर्फ घर का काम अच्छे से करे तो बाकी पूरा ज़िंदगी उसका आराम से कट जाएगा। लेकिन ये तो कुछ और ही करना चाहती थी, अपने शर्तों पर ज़िंदगी जीना चाहती थी, मगर कहाँ। लेकिन अब ये अपने शर्तों पर ज़िंदगी जी सकती है और बताती है कि मैं अपनी लाइफ खुद से चूज़ करूँगी कि आगे क्या होगा और क्या नहीं होगा। ये सुन के अर्नोल्ड और भी ज़्यादा उसे खुश हो जाता है और फिर उसके गाल को मतलब ऐसे टच कर देता है और कहता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुम्हें जो करने का मन है तुम वो कर सकती हो, लेकिन एक बात के लिए मैं तुम्हें माफ़ी मांगना चाहता हूँ कि मैंने तुम्हें टच कर दिया। मैंने वादा किया था कि मैं तुम्हें शादी से पहले टच नहीं करने वाला हूँ, लेकिन मैंने तुम्हें टच कर दिया, तो प्लीज़ तुम इस बात के लिए मुझे माफ़ कर देना। और यही कहने के बाद वो जाने लगता है। ऋषि सोच रही होती कि यार ये बंदा बहुत ज़्यादा अजीब है, समझ में नहीं आ रहा है। तो धीरे धीरे प्यार होने लगा था। तो ऋषि की आंख यहाँ पर खुल चुकी रहती है, हालांकि उसे पहले उठना था लेकिन अभी वो बहुत ज़्यादा लेट से हुई उठी रहती है और कोई दरवाजे पे आ भी गया था उसे उठाने के लिए, कोई और नहीं बल्कि ओलिवर रहता है। वो कुछ पूछने के लिए आया रहता है। हालांकि ऋषि उसे देख के समझ चुकी थी कि ये उसे ऑब्जर्व करने के लिए आया हुआ है, तो वो कहती है कि अगर तुम चाहो तो मुझे अच्छी तरीके से जांच सकते हो। तो इसके लिए ओलिवर माफी मांगता है और कहता है कि अर्नोल्ड ने मुझसे ये सब करने को कहा था। वो कहती है कि तुम तो अर्नोल्ड को बहुत पहले से जानते हो, तो तुम तो काफी कुछ इसके बारे में जानते हो कि आखिर वो मुझसे शादी क्यों कर रहा है।
ओलिवर कुछ नहीं बता पाता, कहता है कि ये पता नहीं, लेकिन आजकल वो बहुत ज़्यादा खुश रहने लगा है और मुझे भी काफ़ी खुशी हो रही है। तो मैं लगभग उसे 10 साल से जानता हूँ। हालाँकि अब बताने लगता है कि देखिए कल हमारे पास पार्टी है और ये सारे मेंबर्स की लिस्ट है। तो पार्टी होने वाली है, तो उसके लिए आपसे उसने बोला है कि आपको सारे अरेंजमेंट्स करने होंगे क्योंकि आप उसकी होने वाली वाइफ़ है। तो ये बहुत ज़्यादा खुश होती है और कहती है कि ठीक है चलो अरेंजमेंट्स देख लूँगी। तो यहाँ पे काफ़ी सारे लोग भी आने वाले रहते हैं, अलग-अलग किंगडम के अलग-अलग लोग आने रहते हैं क्योंकि वो लोग अर्नोल्ड को अपनी बेटी दिखाने वाले थे। किसी को ये नहीं पता था कि अर्नोल्ड ने पहले से ही अपनी वाइफ़ चुन ली है, सबको लग रहा होता है कि आज यहाँ पे चुनाव होगा। फिर हम देखते हैं कि आती है वो अर्नोल्ड के पास में, जहाँ वो देखता है तो ये सोच रहा होता है कि मतलब तुमने ऐसे कपड़े क्यों पहने हुए हैं? तो वो कहती है क्योंकि इसलिए लोग मुझे यहाँ पे प्रिंसेस थोड़ी ना समझ रहे, किसी को पता थोड़ी ना है, यहाँ के लिए तो मैं बस एक गेस्ट हूँ। लेकिन वो कहता है कि नहीं, आज मैं सबको बता दूंगा कि तुम प्रिंसेस हो, तुम्हें और अच्छी तरीके से कपड़े पहनने चाहिए थे मगर तुमने पहना नहीं वैसा वाला कपड़ा, क्योंकि वो गलत सोच रही थी। आगे हम देखते हैं कि वो उसे लेके जाता है पार्टी में, सब लोग एकदम देखने लगते हैं इन दोनों को ही और ये सोच रही होती है कि भाई कितनी बड़ी पार्टी, लेकिन अर्नोल्ड कहता है कि ये हमारे सबसे छोटे पार्टीज में से एक है और अभी बहुत कम लोग आए हैं, मतलब हमने ज़्यादा लोगों को बुलाया नहीं। ये सुन के वो और भी हैरान हो जाती है, सोचती है कि अगर ये छोटा पार्टी है तो भाई बड़ा पार्टी कैसा होगा, क्योंकि एक तो इसमें पहले ही 1000 लोग आए होंगे, ऊपर से इतना सारा मतलब खाना पीना बना हुआ और ये छोटा पार्टी बोल रहा है, मतलब खर्चा देख रहे हो एकदम बल्क में आता है। सब लोग एकदम खुश होते हैं और एक बंदा तो अपनी बेटी लाके देखता है, कहता है कि सर ये लीजिए, लेकिन वो कहता है कि माफ करिएगा सर मगर मैंने पहले से ही अपनी वाइफ को चूज कर लिया है। ये सुन के सब लोग हैरान हो जाते हैं कि अरे किसे बोल रहा है अपनी वाइफ चूज कर लिया है। तब अर्नोल्ड इंट्रोड्यूस कराता है ऋषि को और बताता है कि ये मेरी वाइफ है, ये दूसरी कंट्री से आई है तो इनका यहाँ पे कोई भी दोस्त नहीं है, तो मैं चाहूंगा कि आप सभी प्रिंसेस जितने भी हैं और जितने भी लोग हैं आप इनका दोस्त बनिए और इन्हें अच्छी तरीके से बताइए। और ये कह के आगे बढ़ने लगता है। तब वो कहता है कि मैं तुम्हें हमेशा प्रोटेक्ट करूंगा, लेकिन वो कहती है कि मुझे सबसे ज़्यादा खतरा तो तुम ही से है। तो वो कहता है कि आखिर ऐसा क्यों बोल रही हो? तब वो बोलती है क्योंकि मैं तो स्वॉर्ड फाइटिंग में भी तुम्हारा मुकाबला नहीं कर पाती हूँ, तो सबसे ज़्यादा खतरा तुम ही से है ना। तो वो कहता है चिंता मत करो, मैं तुमसे ट्रेनिंग लूंगा और तुम्हें ट्रेनिंग भी दूंगा। ये सुन के वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है कि वाह, वैसे भी अगर ये मुझे स्वॉर्ड फाइटिंग सिखाएगा तो बढ़िया रहेगा, अगर फ्यूचर में इसने कुछ करने की कोशिश की तो भाई बढ़िया, बहुत अच्छी तरीके से मारूंगी इसे। लेकिन इतनी देर जब वो बात कर रहे होते हैं तो अब यहाँ पे म्यूजिक बजना शुरू हो गया रहता है और अब दोनों डांस करने लगते हैं। तो सब लोग देख रहे होते हैं और काफी खुश भी हो रहे थे, सभी लोग डांस कर रहे होते हैं और इन दोनों को ही देख रहे होते हैं। तो यहाँ पे ऋषि सोच रही होती है पुरानी बातों को और सोचती है कि मैं इसे अपने तरीके से नचाऊंगी। थोड़ा सा वो अलग स्टेप कर रही होती है मगर ये करने ही नहीं देता है। बहुत ही ज्यादा शातिर और चालाक टाइप का बंदा रहता है अर्नोल्ड। और यहाँ पे हमारी ऋषि को ऐसा लग रहा होता है कि वो गिरने वाली रहती है क्योंकि उसका बैलेंस बिगड़ रहा होता है। वो गिरने वाली थी लेकिन ये पकड़ लेता है और ये सब अर्नोल्ड का ही प्लान रहता है, ठीक है। और बाद में सब लोग ताली बजा रहे होते हैं, क्या जोड़ी है भाई, एकदम मयान और तलवार की जोड़ी लगती है। तो एक लड़की आती है, मतलब प्रिंसेस है, वो कहती है कि लीजिए लेडी, आप हमारी तरफ से ये जूस पीजिए। तो उसे पता चल जाता है कि इसमें बहुत ज्यादा तीखा लाल मिर्च डाला हुआ है। तो वो कहती है कि इसमें इसकी खुशबू बहुत ही ज़्यादा तेज़ आ रही है। तो वो बना लेती है और कहती है क्या प्रिंसेस आपको अच्छा नहीं लगा क्या ये जूस जो मैंने लाया? तो वो कहती है कि नहीं ये जूस बहुत अच्छा है। लेकिन ये सुन के वो गुस्सा हो जाती है, असल में इसने पी लिया था इसलिए वो गुस्सा हो गई थी लड़की। अब अर्नोल्ड आता है और कहता है कि उसमें तुम्हें पता है कि उसमें लाल मिर्च है, तुमने उसे पिया क्यों, तुम्हें उसे फेंक देना चाहिए। मगर ये कहती है कि नहीं, मुझे खाना बर्बाद करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है और मैं ये बर्बाद नहीं करना चाहती। लेकिन अर्नोल्ड को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं था कि मतलब उसकी वाइफ को ऐसा जूस पीने को मिले, इसलिए वो बहुत ही गुस्से में आता है और सीधे जूस उठाता है और खुद ही पी लेता है। ये देख के तो वो भी हैरान होती है कि भाई ये सब क्या है। उसके बाद वो कहता है कि तुम वहाँ पार्टी में किसी और के बारे में सोच रही थी ना? असल में वो किसी और के बारे में नहीं सोच रही थी, इसी के बारे में सोच रही थी और सोचती कि इसे कैसे बताऊं कि आखिर ये पास्ट में कैसा था और क्या है। तब यहाँ पे वो कहती है कि तुम्हारे यहाँ पे चोट लगा हुआ है ना गले में, हाँ यहाँ पे। ये सुन के अर्नोल्ड भी हैरान हो जाता है और कहता है कि तुम्हें कैसे पता? क्योंकि इसके बारे में मैंने किसी को नहीं बताया, बहुत कम लोग को पता है। मगर वो कहती है कि डांस करते करते मुझे पता चल गया था कि वहाँ पर कुछ चोट है, मुझे देखना है। जब वो भाई उसे दिखाता है तो बहुत ही ज़्यादा भयंकर टाइप की चोट यहाँ पे लगी हुई रहती है और एकदम ऐसा निशान लग रहा होता है जैसे किसी ने उसे मारने की पहले कोशिश की हो, ठीक है। एकदम पूरा वहाँ पे बहुत ज़्यादा चोट का निशान लगा हुआ रहता है। वो बोलने वाली रहती है लेकिन ये तुरंत ही बात को पलट देता है और कहता है कि चलो यार, यहाँ पे ठंड बहुत ज़्यादा लग रही है तो अब हमें घर में चलना चाहिए वरना ठंड लग जाएगी। और यहाँ पे इनकी बातें कोई सुन भी रहा होता है। आगे हमें दिखाया जाता है कि सारी मेड्स काम कर रही होती है और सोच रही होती है कि आखिर प्रिंसेस किसे चुनेंगी अपना मेड। बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है, सब लोग काफ़ी खुश रहती है। तब तक यहाँ पे डियाना आ जाती है और डियाना आती है तो भाई वो बहुत गुस्से में रहती है क्योंकि यहाँ पे यही एक पढ़ी लिखी मेड रहती है और कोई भी पढ़ी लिखी मेड नहीं रहती है। तो सबके ऊपर गुस्सा कर रही होती है और ये सबसे मेन मेड भी रहती है और कह रही होती है कि तुम लोग एक काम भी ढंग से नहीं कर सकती। और जब ये ऋषि को देखती है तो इसका दिमाग और फिरक जाता है। वैसे किसी को पता नहीं था कि ऋषि ही प्रिंसेस है, ठीक है। तो अभी ये बात एकदम सीक्रेट रहता है। उसके बाद तो डियाना चली जाती है। तो ऋषि डियाना के बारे में पूछने लगती है सभी लोगों से। तो सब बताते हैं कि पहले इनकी फैमिली बहुत ज़्यादा अमीर हुआ करती थी
लेकिन एक दिन अचानक से उनकी फैमिली कर्ज में डूब गई, इसलिए उसे मेड का काम करना पड़ रहा है। हालांकि वो बहुत ही मेहनती लड़की है। और आज वो दिन रहता है जिस दिन प्रिंसेस अपनी मेड्स को चुनेंगी। तो सब देख के एकदम हैरान रहते हैं कि यार हम में से किसी ने भी मतलब इस कमरे को साफ नहीं किया था, आखिर ये कमरा इतना ज्यादा साफ कैसे है। सबसे ज्यादा तो यहाँ पे डियाना ही हैरान होती है कि यार मतलब हमें पता भी नहीं चला और आखिर प्रिंसेस ने कब यहाँ पे साफ सफाई कर ली। खैर छोड़ो, ये सब तो बहुत ही ज्यादा बेकार की बात हो गई। और अब यहाँ पे प्रिंसेस चुनाव करने वाली है, तो ओलिवर आ चुका रहता है यहाँ पे। ओलिवर को देख के सब लोग सर झुकाते हैं और ओलिवर कहता है कि ठीक है, प्रिंसेस आ रही है। हालांकि जब डियाना प्रिंसेस को देखती है कि आखिर वो कौन है, तब देख के सब हैरान हो जाती है कि अरे ये कौन है। और तब ऋषि बोलती है कि मैंने सोचा था कि तुम लोग को टेस्ट करने का सबसे अच्छा तरीका यही रहेगा कि मैं तुम लोग के बीच में ही रहूं, प्रिंसेस ना बन के एक मेड बन के, तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। उसके बाद वो अपनी मेड्स चुनती है। हालांकि उसने जितने भी मेड्स चुनी हुई रहती है सब एकदम न्यू मेड्स रहती है। और ये सुनकर डियाना गुस्से में आ जाती है और कहती है कि मैं यहाँ पे सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस वाली हूँ, तो आपको मुझे चुनना चाहिए था, ना कि आपको इन न्यू मेड्स को चुनना चाहिए था। आपने ये बिल्कुल भी ठीक नहीं किया, ये मेरा हक बनता है। आपने मेरी बहुत ज़्यादा डिसरिस्पेक्ट की है, ये मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। लेकिन तब ऋषि कहती है कि तुम्हें मेड की पोजीशन से आज ही निकाला जाता है। ये सुन के वो बहुत ही नाराज हो जाती है और रोने भी लगती है। लेकिन वो कहती है कि तुम्हें पता है जब तुम शुरू शुरू में आई थी तो तुम्हें क्या मुश्किल लगती थी। वो बताती कि हाँ, शुरू शुरू में कोई भी मेरी मदद नहीं करता था, सब लोग मुझे अकेला छोड़ देते थे। मतलब इससे पहले जो लोग थे, जो पुराने मेड्स हैं, जो अब चले गए हैं। और मैंने सोचा कि मैं भी इन्हें इसी तरीके से ट्रेन करूँ तो इनके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। ऋषि कहती तुम पढ़ी लिखी हो, तुम समझदार हो, इन्हीं मेट्स में से तुम सबसे ज़्यादा समझदार हो, तो तुम्हें इन सभी मेट्स को अच्छी तरीके से समझाना चाहिए था, ना कि सबको डांटना चाहिए था, क्योंकि तुम सबको डांटते रहती हो। सब लोग तुम्हारे जितने होशियार नहीं है, तुम ज़्यादा पढ़ी लिखी हो इन सभी मेट्स से, तो तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैंने तुम्हारा व्यवहार देखा है। लेकिन उसके दोस्त आ जाते हैं और कहते हैं कि प्लीज़ ये बहुत हार्ड वर्किंग है और बहुत ज़्यादा मेहनत भी करती है, आपको इसे ऐसे नहीं निकालना चाहिए। डियाना कहती है कि बस बहुत हो गया। लेकिन ऋषि कह रही होती है कि नहीं, मैंने तुम्हें मेड की पोजीशन से निकाला है, लेकिन मैंने ये नहीं कहा कि मैं तुम्हें राजमहल से निकालूंगी। मेरे कहने का मतलब यह है कि आज से तुम इन सारी मेड्स की टीचर बनोगी, तुम इन्हें पढ़ना लिखना सिखाओगी, ताकि जितने भी लोग हैं वो सब पढ़ लिख सके। और ये सारी बातें अर्नोल्ड के पास चली जाती है, तो अर्नोल्ड कहता है मुझे पता था, वो इन सभी चीज़ों को हैंडल कर लेगी, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आगे हम देखते हैं कि ये डियाना को टीचर बना देती है भाई सारी मेड्स का, और ये मतलब पहले से ऊपर वाले पोस्ट पे चली गई रहती है। और फिर आज तो मिलना रहता है हमारी ऋषि को किसी और से, मतलब एक बहुत ही खतरनाक बंदे से उसे मिलना रहता है, जिसने इसे सिखाया है मर्चेंट का काम, मतलब समझे, अपने बॉस से मिलना रहता है। लेकिन ये जो तैयार हुई रहती है, तो मेड कह रही होती है कि मैडम क्या आपको सही लगता है मतलब उनसे ऐसे मिलना, वो छोटे लोग हैं। लेकिन ये कहती है कि कोई छोटा बड़ा नहीं होता भाई, और आपको तो पता ही है कि किससे मिलने के लिए आई रहती है। बंदा हमारा आ चुका है जिसने इसे मर्चेंट का काम सिखाया, आज बताओ उसी के सामने झुका हुआ है। तो अब जो हमारी ऋषि रहती है वो यहाँ केन से बात कर रही होती है, क्योंकि इसे पहले से पता रहता है कि आगे चलकर इनकी जो कंपनी है, जो हमारी केन की कंपनी है, वो आगे चल के बहुत ज़्यादा बूस्ट मारने वाली है। बस इन्हें सही लोगों की ज़रूरत है, इसलिए वो बस उसकी मदद करना चाहती थी। लेकिन दिक्कत की बात ये रहती है कि केन को पहले से यहाँ पे शक रहता है कि ये जो औरत है ये बहुत ज़्यादा तेज़ तर्रार है और ये बस अपना फ़ायदा देखना चाहती है, ऐसा केन को लग रहा होता है। तो वो कहता है कि माफ़ करिए, लेकिन अगर हमारा लॉस हो गया तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, तो मुझे नहीं लगता है कि हम लोग इस डील को यहाँ पे पूरा कर सकते हैं। और वो वहाँ से जाने लगता है, लेकिन कहता है कि आपसे मिलकर बहुत ज़्यादा खुशी हुई, फ्यूचर में फिर मिलेंगे। अब यहाँ पे ये सोच रही होती कि धक्तेरी की प्लान सारा बेकार हो गया। तब ये खेती कर रही होती है और ये सारा खेती का ज़मीन अर्नोल्ड ने इसे दिया रहता है, और वो खेती करते करते सोच रही होती है केन के बारे में कि पास्ट लाइफ में उसने कितना कुछ मतलब मुझे सिखाया है, सब चीज़ के बारे में सिखाया है, तो मुझे उसका शुक्रिया अदा करना है। लेकिन मैं उसका शुक्रिया अदा नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि ये सारी मुसीबत आ रहा है। वो सोच रहा होगा कि मैं उससे सामान लूटना चाहती हूँ क्योंकि उसकी कंपनी छोटी है, मगर ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। और इन दोनों बंदों को बता रही होती है कि ये जो खेत है ये अर्नोल्ड सामान ने मुझे दिया है। और फिर यहाँ पे इसे एक दिमाग में कुछ आइडिया आता है, क्योंकि केन ने इससे पहले भी कुछ कहा रहता है, तो इसके दिमाग में आइडिया आता है कि हाँ अभी वो कहाँ पे जाने वाला है। तो वो कहती है कि मेरा काम हो गया है। और यहाँ जो केन रहता है वो बताता है कि मैंने उस लेडी से इसलिए नहीं लिया क्योंकि वो मुझे बहुत तेज तर्रार लग रही थी। लेकिन जब वो अंदर आता है तो देखता है कि पहले ही इसने सभी लोगों को इतना ज़्यादा जूस पिला दिया रहता है कि सब लोग यहाँ पे सो चुके रहते हैं। और केन ये देख के काफ़ी ज़्यादा हैरान हो गया था कि मतलब ये लेडी बहुत ज़्यादा होशियार है, ये तो एकदम प्रिंसेस बनने के लायक। और यहाँ पे इसने एक भेस भी बदल लिया, पूरी तरीके से एकदम बहरूपिया लग रही है। तो अब यहाँ पे ये दोनों बात कर रहे होते, तो वो बताता है देखिए मैडम हमारी कंपनी बहुत ज़्यादा छोटी है, मतलब अभी ये बड़ी कंपनी नहीं बनी थी, तो हमारी कंपनी छोटी है और अगर हमें कुछ भी लॉस होता है तो हमें बहुत साल लग जाएंगे उसे पूरा रिकवर करने में। मगर जो ऋषि रहती कहती है कि आपको लॉस नहीं होगा। मगर वो कहता है मुझे पता है कि आप बोल रही है, मगर मान लीजिए लॉस हो गया तो, क्योंकि आपका ऑर्डर बहुत बड़ा हम लोग नहीं ले सकते। तब ऋषि कहती है कि ठीक है, अगर मैं आप लोग को दिखा दूँ तो काम करके, क्या बोलते हैं आप। तो ये सुन के वो हैरान हो जाता है और कहता है कि मैं आपका प्लान सुनना चाहता हूँ। तब वो कहती है कि ठीक है, अगर मैं अपने आप को साबित कर दूँ मैं भी बिजनेस करूँगी, ठीक है।
और मैं आपको साबित करूंगी कि जो मेरा प्लान है वो एकदम सक्सेसफुल है और आपको बहुत ऊंचा तक पहुंचा के जा सकता है। तब केन कहता है, मुझे नहीं लगता है कि मुझे आपको किसी कस्टमर की तरह देखना चाहिए, मुझे लगता है कि मुझे आपको पार्टनर की तरह देखना चाहिए, क्योंकि आपके दिमाग में बहुत ही अच्छा आइडिया है। ठीक है, अगर आप अपने आप को साबित करना चाहती है, अपना खुद का कुछ शुरू करना चाहती है, तो मुझे दिखाइए। आपके पास लगभग 1 हफ्ता है और इस 1 हफ्ते में आपको अपने आप को साबित करना पड़ेगा कि आप जो भी प्रोडक्ट बेचेंगी या फिर जो भी मर्चेंट वाला काम करेंगी उसमें आप बहुत ज़्यादा प्रॉफिट बना सकती है, या फिर कुछ ऐसा काम कर सकती है जो कि आगे चल के बहुत ज़्यादा प्रॉफिट दे। तब ये कहती है कि आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, क्योंकि मेरे पास वो सारी चीज़ें हैं, सारे स्किल्स हैं जिससे मैं आराम से आपकी कंपनी को फ़ायदा पहुंचा सकती हूँ, और मैं आप ही कंपनी को चाहती हूँ। अब केन को यहाँ समझ नहीं आ रहा था कि यार ये हमारी कंपनी के पीछे एकदम हाथ धो के क्यों पड़ गई है, क्योंकि अभी केन की कंपनी बहुत छोटी रहती है, मगर फ्यूचर में वो बहुत ज़्यादा बड़ी होने वाली है और ये सारी बातें पहले से ही ऋषि को पता रहती है, इसलिए वो इतना ज़्यादा इंटरेस्टेड रहती है। मगर अब यहाँ ऋषि को दिखाना पड़ेगा पहले उसे कि हाँ मैं उसके लायक हूँ, क्योंकि इसने वादा कर दिया कि ये पहले अपना कोई बिजनेस करेगी और दिखाएगी इन्हें, उसके बाद ही ये लोग अपना पैसा डालने वाले हैं। हालांकि केन को भी बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा होता है और कहता है कि ठीक है आपसे बाद में मिलता हूँ। तो वो कहती है कि ठीक है। वो वापस आ चुकी रहती है महल में और सोचती है कि यार ये महल से भागना कितना ज़्यादा मुश्किल है, मतलब पीछे के दरवाजे से भागना पड़ता है और ये भागना भी ना एकदम सर दर्द बन चुका है। चलो अब रूम में चलती हूँ, किसी को पता भी नहीं चलेगा। लेकिन अर्नोल्ड यहाँ पे पहले से रहता है, उसे देख के वो हैरान हो जाती है। अर्नोल्ड कहता है कि मुझे पहले से पता है कि उन लोगों ने तुम्हारा प्रस्ताव ठुकरा दिया था, तो तुम उससे मिलने के लिए गई थी। हाँ, देर रात में हमारी होने वाली राजकुमारी किसी ऐसे अनजान बंदे के साथ मिलने के लिए गई थी जिसने तुम्हें मना कर दिया। हाँ, मुझे तुमने क्यों नहीं बताया? अगर तुम मुझे बताती तो मैं उसे पहले ही उठा के मार देता। और काफ़ी गुस्से में रहता है और फिर उठ के आगे बढ़ रहा होता है। यहाँ पे ऋषि को ऐसा लग रहा होता है कि भाई कहीं ये मुझे मार ना दे। फिर वो उसके काफ़ी ज़्यादा क्लोज आता है, तो वो उसे मारता उरता कुछ भी नहीं है। वो बोलता है कि तुम्हें जो करने का मन है तुम वो कर सकती हो, लेकिन अगली बार से मुझे भी लेके चलना। मैं बहुत ज़्यादा चिंतित था कि कहीं तुम्हें कुछ हो ना जाए, कहीं तुम्हें कुछ चोट वोट खरोच तो नहीं ना लगी। ऋषि कहती है कि अरे नहीं, मुझे चोट वोट खरोच कुछ भी नहीं लगी, आखिर तुम इतना ज़्यादा टेंशन क्यों ले रहे हो? लेकिन वो कहता है कि मैं तुम्हें कुछ भी करने से नहीं रोकूंगा, तुम्हें जो करना है तुम वो कर सकती हो, मगर सोच समझ के करना, ऐसा ना हो कि कहीं किसी को नुकसान हो जाए। ऋषि ये बात अच्छी तरीके से जानती थी कि अर्नोल्ड को उसकी बहुत ज़्यादा परवाह रहती है, तो वो कहती है कि ठीक है। फिर वो उससे कहता है कि मुझे भूख लगी है यार, कुछ खाने के लिए बना दो, ठीक है, और अपने आप को ज़्यादा कुछ वैसा वाला एक्ट मत करना, ठीक है। तो यहाँ पे वो कहती है कि ठीक है मैं तुम्हारे लिए कुछ बना दूंगी, और ये कह रहा होता है कि हाँ देखो, तुम्हें अगर जाने का मन तुम कहीं भी जा सकती हो, कोई भी यहाँ पे तुम्हें नहीं रोकने वाला है, आराम से रहना यहाँ पे। उसके बाद वो जाती है खाना बनाने के लिए और यहाँ पे बोलती है कि मैं कुछ ज़्यादा मतलब अच्छा खाना नहीं बनाती हूँ, तो तुम ज़्यादा वो मत करना। अर्नोल्ड कहता है कि अरे यार इससे क्या ही शिकायत होने वाली है, तुम जो खाना बनाओगी मैं वो खा लूंगा, आखिर मुझे तुम्हें भी तो खाना ही है, तो तुम्हारे हाथ का खाना भी खा ही लूंगा, इसमें कौन सी बड़ी बात है। वो पूछता है कि आखिर तुम केन से क्या बात करने के लिए गई थी, तो वो उसे सारी बातें बताना शुरू कर देती है कि आखिर वो उससे क्या क्या बात करने के लिए गई थी। और ये सारी बातें सुनने के बाद तो भाई जो हमारा अर्नोल्ड रहता है उसे बहुत ही ज़्यादा हंसी आ रही होती है। मतलब कह रही होती है कि भाई तुम मतलब अपने आप को साबित करोगे उतने छोटे से मर्चेंट के लिए, ये तो बहुत ज़्यादा मतलब हंसी वाली बात है, लेकिन छोड़ो, जो तुम्हें करना है तुम वो कर सकती हो। तो वो कहती है कि अरे यार तुम भी ना मेरा मजाक उड़ा रहे हो, लेकिन जाते जाते कहता है कि तुम मेरे भाई से मिली क्या? तो वो कहती है कि नहीं मैं तुम्हारे भाई से नहीं मिली। अर्नोल्ड कहता है कि ठीक है, अगर तुम उससे मिलो भी तो उससे बातचीत मत करना, ये तुम्हारे लिए थोड़ा सा खतरनाक हो सकता है। यहाँ पे ऋषि को कुछ समझ नहीं आता, आखिर ये कहना क्या चाहता है कि मैं इसके भाई से दूर रहूं, लेकिन वो है कौन, इसके बारे में तो कुछ भी नहीं बताया गया है। आगे हमें दिखाया जाता है कि अब यहाँ पे ये लाइब्रेरी में बुक वुक ढूंढ रही होती है, क्योंकि इसे बहुत कुछ काम भी तो करना रहता है, तो ये बिल्कुल सोती नहीं है, पूरा रात भर पढ़ते रहती है। सुबह अब खेती करने के लिए जा रही होती है, जहाँ पे देखते हैं कि खेत में पहले से ही कोई बंदा पड़ा हुआ रहता है, ठीक है, और उसका नाम ऑगस्ते रहता है। गार्ड्स कह रहे होते हैं कि मैडम हमें यहाँ से चलना चाहिए, तब वो कहती है कि तुम इसे जानते हो क्या? तब ये बताता है कि हाँ ये अर्नोल्ड शर्मा का छोटा भाई है, और जो अगस्ते वहाँ पे सोया हुआ रहता है वो बस सोने की एक्टिंग कर रहा था, और यहाँ पे उड़ जाता है, कहता है कि भाभी आज फाइनली आपसे मुलाकात हो ही गई, तो आप ही है वो मेरे भाई की होने वाली वाइफ। हालांकि अर्नोल्ड ने उससे मना किया था कि तुम्हें उससे बात नहीं करनी है, लेकिन फिर भी ये मना कैसे करती, क्योंकि वो ग्रीटिंग्स दे रहा होता है, तो यहाँ पे वो भी उसे ग्रीटिंग्स दे रही होती है। तो उसके बाद वो कहता है कि आपसे मिलकर काफ़ी ज़्यादा खुशी हुई, और क्या आप इस खेत के बारे में कुछ बताइएगा, आखिर ये सब क्या है? वो जानबूझ के उसे बहला रहा होता है और कहता है कि आप यहाँ पे आके बताइए ना, तो वो आती है। तो वो कहता है कि देखो मुझे पता है कि तुम एक नॉर्मल लड़की हो और तुम्हें यहाँ पे वो बहला फुसला के लाया है, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ यहाँ से निकलने में। लेकिन वो कहती है कि नहीं नहीं, वो मुझे बहला फुसला के नहीं लाया, मैं यहाँ पे खुद अपनी मर्जी से आई हूँ। ये देखने के बाद इसका थोड़ा सा मुंह बन गया रहता है ऑगस्ते का। वो कहता है कि ठीक है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया मुझे सब चीज़ समझाने के लिए। अब ये तो यहाँ जा रही होती, गार्ड से पूछती कि मतलब उन दोनों भाइयों का रिश्ता मतलब कैसा है, क्या तुम लोग कुछ बता सकते हो?
ये सुन के गार्ड्स भी थोड़ा हैरान हो जाते हैं, क्योंकि सबको पता रहता है कि इनका रिश्ता कैसा उन दोनों का, मगर फिर भी यहाँ पे पता नहीं कोई क्यों इसे बताना नहीं चाह रहा होता कि दोनों में क्या बात है। तो वो कहती कोई बात नहीं, और इधर अर्नोल्ड कुछ बहस कर रहा होता है जनरल से, क्योंकि यहाँ पे कुछ लोगों की डिमांड रहती है, वो पूरा कर रहा होता है लेकिन अलग तरीके से कर रहा होता है, इसलिए जनरल से बहस कर रहा होता है और बता रहा होता है जनरल कि आपके फादर को ये चीज़ बिल्कुल पसंद नहीं आई कि आप जैसा कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे अर्नोल्ड देखता है हमारी ऋषि की तरफ और वो अपना हाथ दिखाती है उस तरीके से, तो अब यहाँ पे वो अपने फैसले पे कायम रहता है, हटता नहीं है। आगे हम देखते हैं कि रात हो चुकी रहती है। फिर ये देख रही होती है एक लेटर को, क्योंकि जब ये आई थी इस रूम में तो इसे एक लेटर मिला था जो कि लिखा हुआ था कि अर्नोल्ड ने भेजा है, और ये भी लिखा हुआ था कि आज रात तुम मुझसे मिलने के लिए आना, वहाँ कोने में चर्च में मिलने के लिए मुझसे आना। लेकिन इसे पता रहता है कि ये लेटर अर्नोल्ड ने नहीं लिखा हुआ है, ये लेटर ऑगस्टिन ने लिखा हुआ है, समझे, बहुत ज़्यादा तेज़ रहती है। तो उसके बाद वो चली जाती है मिलने के लिए, पता रहता है कि पहले से ही गलत है, और यहाँ पे ऑगस्टे रहता है, कहता है कि आपका स्वागत। अगस्त्य कहता है भाभी आप बहुत ज़्यादा चालाक है, आपको पता था कि भैया ने आपको यहाँ नहीं बुलाया, फिर भी आप यहाँ पे आ गई। वो कहती है कि हाँ यहाँ तो मुझे आना ही था, शायद तुम कुछ मुझे बताने वाले हो। अगस्त्य बताता है कि हाँ उसने हमारी मदर को मार डाला। रीजे सोच रही होती है कि अगर मैंने उसे नहीं रोका तो वो फ्यूचर में अपने बाप को ही मार ही डालेगा, लेकिन वो बिल्कुल भी हैरान नहीं होती क्योंकि उसे ये सब पहले से पता ही रहता है। अगस्त्य कहता है कि आप बिल्कुल भी हैरान नहीं दिख रही हैं। तो वो कहती है कि मुझे इन सर्कमस्टेंसेस के बारे में पहले से पता है और मैंने उसकी वाइफ बनने का फैसला किया है, तो मुझे इस चीज़ से बिल्कुल भी डर नहीं लगता है। तो वो कहता है आप समझ नहीं रहे हैं कि मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, अगर आप रहिएगा उसके साथ। तब तक वहाँ पे आ चुका रहता है हमारा अर्नोल्ड। अर्नोल्ड को देख के फट जाती है अगस्त्य की और कह रहा होता है कि भैया आपने जो भी सुना वो गलत सुना, मैंने कुछ भी नहीं बोला, वो सब कुछ अंतरात्मा ने बोला है, मैंने कुछ भी नहीं बोला। और अर्नोल्ड उस पर काफी गुस्सा कर रहा होता है, कहता है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत, लेकिन ये कहता है कि हाँ हाँ, और ये ईविल हंसी बना के बाद में बोलता है कि हाँ हाँ ठीक है मैं चलता हूँ, आप लोग आराम से अपना जो भी करना है करिए। वो वहां से पतली गली से निकल लेता है। फिर अर्नोल्ड इसके ऊपर गुस्सा कर रहा होता है और कहता है कि तुम, वो कहती कि चिंता क्यों करते हो, तुम्हारे नाम से लेटर आया था। वैसे इसने रिटर्न में लेटर भेजा था, इसलिए अर्नोल्ड को पता चल गया, ठीक है, इसने थैंक यू लेटर भेजा था, इसलिए अर्नोल्ड भी यहाँ पे आ गया। अर्नोल्ड कहता है कि तुम मुझे मतलब कुछ ज़्यादा ही अच्छा समझती हो, मैं इतना भी ज़्यादा अच्छा नहीं हूँ जितना तुम मुझे समझती हो। वो जैसा बोल रहा है वो बिल्कुल सही बोल रहा है, लेकिन ये कहती है कि मैंने तुम्हें देखा है, मुझे लगता है कि तुम अपने आप के बारे में ज़्यादा नहीं सोचते हो, तुम मेरे ही बारे में ज़्यादा सोचते हो, इसीलिए तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा अच्छी हूँ, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, तुम भी बहुत ज़्यादा अच्छे हो। तो वो कहता है तुम्हें पता नहीं है मैंने कितने ज़्यादा खून बहा है, कितना ज़्यादा लड़ाई की है मैंने, कितने लोगों को मारा है, आखिर तुम कैसे कह सकती हो कि मैं अच्छा हूँ। तब वो कहती है कि अच्छाई सिर्फ ऐसे नहीं है, जग में अच्छाई नहीं देखी जाती है, दिल में भी अच्छाई देखी जाती है, और मैंने वो अच्छाई तुम्हारे दिल में देखी है, समझे। लेकिन वो कहता है कि अगर तुम मेरे साथ रहोगी तो बहुत प्रॉब्लम होने वाली है तुम्हें। लेकिन अब यहाँ पे ये ऐसी ऐसी बातें कर रहा होता है कि क्या ही बोला जाए। उसके बाद वो उसे पकड़ के सीधे किस कर लेता है भाई। ऋषि भी एकदम हैरान हो जाती है कि यार ये क्या, ये इसने मतलब क्या कर दिया, कैसे करती है, समझ में नहीं आ रहा है। अब अगले दिन के सीन को दिखाया जाता है, ये यहाँ पे नेल पॉलिश बना रही होती है और रात के सीन के बारे में भी सोच रही होती है। सोचती बड़ा गधा टाइप का आदमी है भाई, एकदम मानना पड़ेगा। तब तक वहाँ पे उसकी मेड आ चुकी रहती है और वो कहती कि मैडम आप क्या बना रही है। तब वो बताती कि मैं नेल पॉलिश बना रही हूँ और इसी को हमें बिजनेस में बेचना है। तो उसे नेल पॉलिश नहीं पता हुआ रहता है, ठीक है। तो वो बता दी कि नेल पॉलिश वेस्ट में लगाया जाता है, बहुत सारी लड़कियां लगाती है और ये देखो। तो वो कहती इससे नाखून भी मजबूत होंगे क्या। वो कहती है कि हाँ नाखून मजबूत होंगे, लेकिन नाखून मजबूत करने के लिए तुम्हें मतलब कुछ नॉनवेज खाना चाहिए, तभी तुम्हारा नाखून मजबूत होगा, ऐसे नहीं। तो वो कहती है अगली सैलरी आई तो ज़रूर खाऊंगी, क्योंकि हमारा जो परिवार है वो बहुत ज़्यादा गरीब है और मेरा जितना भी सैलरी है वो मेरे भाई बहन के खर्चों में ही चला जाता है। ये सुनने के बाद तो काफ़ी ज़्यादा ऋषि को बुरा लगता है कि मुझे शायद यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट जनरेट करवानी चाहिए, मतलब इस शहर में, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग इसी के जैसे होंगे। तो इसे काफ़ी ज़्यादा बुरा लग रहा होता है भाई कि मतलब ये लोग एक नेल पॉलिश के लिए। तो वो कहती कौन सा नेल पॉलिश तुम्हें अच्छा चाहिए। तो वो कहती कि नहीं नहीं इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, और फिर एकदम रोने लगती है। वो ऋषि कहती है रोने की ज़रूरत नहीं है। बाद में हम देखते हैं कि वो नेल पॉलिश बना रही होती है सभी लोगों के साथ, और सोचती है कि यहाँ पे और भी ज़्यादा लड़कियाँ हैं बिल्कुल इसी की तरीके से, तो मुझे यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट जनरेट करनी पड़ेगी। और फिर हमारा केन यहाँ पे आ चुका रहता है उससे बात करने के लिए। वो नेल पॉलिश दिखाती है और केन कहता है कि वाह इसे किसने बनाई है, तो काफ़ी ज़्यादा कमाल का प्रोडक्ट है, हमारी कंपनी इसे ज़रूर बेचेगी, बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होगा। लेकिन वो कहती है कि रुकिए अभी इतनी आसानी से नहीं, मैं चाहती हूँ कि प्रॉफिट हो, लेकिन मैं चाहती हूँ कि कुछ और भी पॉलिसीज़ हैं, तो उन्हें ध्यान में रखते हो। तो वो कहता है कि हाँ आपको जो बोलना है बोलिए, हम लोग तैयार हैं। तो वो बोलती है कि देखिए मैं चाहती हूँ कि यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो। तो वो कहता है कि एम्प्लॉयमेंट तो जनरेट मतलब कैसे करना चाहती है। तब वो बोलती है कि आपको पहले से ही पता है कि अर्नोल्ड ने कुछ रूल्स बना के रखे हैं मिनिमम वेजेस का। मैं चाहती हूँ कि एक फैक्ट्री लगे और वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो, जहाँ पे ये सारे नेल पॉलिश बनेंगे और भी लोगों को पैसा जाएगा। लेकिन ये चीज़ हमारा केन नहीं चाहता था। केन कहता है कि इसमें बहुत पैसा बेकार में खर्च हो जाएगा, हम लोग चाहे तो इसे डायरेक्ट हमारी कंपनी में ही बनाया जा सकता है, लेकिन आप चाहती है कि हमारी कंपनी बस बेचने का काम करे और बनाने का फैक्ट्री किसी और का। तब ये मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा है। आप
मुझे लगता है कि आप बहुत समझदार हैं, लेकिन आपने मुझे बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट किया इस चीज़ के लिए, क्योंकि गरीब लोग का मैं नहीं देखता हूँ यार, मुझे अमीरों का देखना है, मुझे अपने पैसे कमाने से मतलब है। आपने मुझे बहुत डिसअपॉइंट कर दिया। ऋषि कहती कि देखिए मैं जानती हूँ अच्छी तरीके से कि आप क्या कहना चाहते हैं, बिजनेस आपका मेन पेशा और आप बिजनेस मुझसे अच्छी तरीके से जानते हैं, लेकिन बिजनेस में एक ये चीज़ भी होती है कि आपको सभी को देखना पड़ता है, और यहाँ की रानी होने के नाते, मतलब जो फ्यूचर में होने वाली रानी है उसके होने के नाते मुझे आगे भी देखना पड़ेगा कि आखिर क्या क्या किया जा सकता है और क्या किया नहीं जा सकता है। ठीक, और वैसे ही मुझसे किसी ने बोला था कि हम लोग अपने कस्टमर्स खुद नहीं चुनते, कस्टमर्स हमें चुनते हैं, और ये सुनने के बाद वो हैरान हो जाता है, क्योंकि ये बात उसी ने बोली थी। वैसे ये बात पहले जन्म का रहता है, और ये एकदम हंसने लगता है और कह रहा होता है कि आपने एकदम सही बात बोली, आपने मुझे काफ़ी इम्प्रेस कर दिया, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि हम लोग ये डील कर पाएंगे, क्योंकि हम लोग अभी नए नए मिले हैं, तो इतनी आसानी से डील तो मैं बिल्कुल भी नहीं कर पाऊंगा। हालांकि ऋषि सोच रही होती है किसी भी तरीके से मुझे इस डील को करवाना पड़ेगा, क्योंकि इनकी कंपनी बहुत ही अच्छा काम करेगी और बाकी किसी को दूंगा तो बढ़िया नहीं होगा। खैर, वो मना कर रहा होता है तो ऋषि सोचती है कि मुझे वो काम करना पड़ेगा। मैं ये काम करने का नहीं सोच रही थी, लेकिन अब मुझे ये करना ही पड़ेगा। तो ये रहते हैं केविन के बहन के रिपोर्ट्स, ठीक है, उसकी बहन के रिपोर्ट्स रहते हैं, और ये देख के वो हैरान हो जाता है, कहता है कि ये रिपोर्ट्स तुम्हारे पास कैसे आए, ये पक्का किसी डॉक्टर, किसने दिया तुम्हें ये रिपोर्ट्स। तब ऋषि कहती है कि देखिए मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं जानती हूँ कि आपके लिए ये सब, लेकिन अगर आप चाहें तो मैं आपकी बहन की तबीयत ठीक कर सकती हूँ, मैं अच्छी तरीके से दवाई बना सकती हूँ, मैं अपने बागान में भी वो दवाई उगा रही हूँ। तो वो कहता है कि मैं तुम पे भरोसा नहीं कर सकता हूँ, तुम कोई डॉक्टर नहीं हो, तुम बस एक नॉर्मल सी लड़की हो, तुम कुछ भी नहीं हो, ठीक है, तो मैं तुम पे भरोसा क्यों करूँ। तब वो कहती है आपको याद है मैंने आपको वो जड़ी बूटी दी थी उस दिन। तब उसे याद आता है कि हाँ वो दवाई, और उसके दोस्त कहते हैं कि हाँ उस दवाई ने बहुत ही अच्छा असर काम किया था। तो यहाँ पे केन को समझ में आ चुका रहता है कि अगर मैं इसके साथ डील कर लेता हूँ तो ये मेरी बहन की जो तबीयत है बहुत सालों से ख़राब है वो उसे ठीक कर सकती है। तो वो कहता है कि ठीक है मैं आपकी बात मान लूँगा, लेकिन वो कहती है कि नहीं नहीं, ये मैं इसलिए नहीं कर रही हूँ ताकि आप हमारी बात मान लें, मैं जेनुअनली आपकी बहन की मदद करना चाहती हूँ और कुछ भी नहीं, प्लीज़। वो अपना सर भी झुका लेती है और कहती है कि प्लीज़ मैं चाहती हूँ यहाँ के सभी लोगों की मदद करने के लिए। तब केन कहता है कि अरे प्रिंसेस आप ये क्या कर रही है, आपको ये सब करने की जरूरत नहीं है, और वो उसके सामने झुक जाता है, कहता है कि मैं ऐसे भी आपकी मदद करने के लिए तैयार हूँ, आपको ये सब करने की कोई भी जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे जो हमारी ऋषि रहती है वो भी खुश हो जाती है और कहता है ये अब मुझे पता चल गया, हमें सबकी मदद करनी चाहिए, अमीर गरीब जितने भी लोग हैं अमीर ही तो हैं जिनकी मदद होगी। आगे हम देखते हैं कि अब ये चुपचाप बैठी हुई रहती है, आराम से बैठी हुई रहती है, अचानक से इसकी तबीयत बिगड़ने लगती है, बहुत ही अजीब लग रहा होता है। तब तक यहाँ पे दोनों आते हैं और कहते हैं, वो कहती है कि जाओ जल्दी से किसी को इन्फॉर्म करो, ओलिवर को बुलाओ। तो ओलिवर जाता है, ओलिवर जाता है तो देखता है कि ये क्या, ऋषि तो वहाँ से गायब हो चुकी है, आखिर वो कहाँ पे गई है। तो हमें दिखाया जाता है यहाँ पे अगस्त्य को, तो अगस्त्य ने उसे किडनैप करा लिया और किडनैप करने में उन दोनों ने ही मदद की थी, और ये यहाँ बेहोश है। अगर दोस्तों अभी तक आपने सेकंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब कर लो, और इसका ही पार्ट 2 में जल्द लेके आ जाऊंगा, बस 500 लाइक तुम लोग इस पे कर देना, ठीक है। बाय।